घने कोहरे को चीरता हुआ समुद्री जहाज एक ऐसे टापू पर आ पहुंचा था जो बेहद ही खतरनाक और दुनिया की नजरों से कोसों दूर था। इस टापू पर बनाए गए मेंटल हॉस्पिटल में दिमागी रूप से ऐसे पागल कैदियों को रखा गया था जो बेहद ही रहस्यमयी और आक्रामक स्वभाव के थे। हॉस्पिटल के चारों तरफ फैली ऊंची दीवारें, बिजली दौड़ती तारें और हथियार बंद गार्ड इस जेल को सबसे सुरक्षित जगह बनाते थे। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षित जगह होने के बावजूद बंद कमरे से एक कैदी रहस्यमयी तरह से ऐसे गायब हुआ मानो कोई साया सुबह होते ही चला गया हो। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अमेरिकी सरकार ने 2 ऐसे यूएस मार्शल्स को उस टापू पर भेजा जो ऐसे पेचीदा और रहस्यमयी मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाते थे, जिसमें हमारी कहानी का मुख्य कैरेक्टर टेडी डेनियल्स और उसका पार्टनर चक ऑल पहली बार किसी केस में एक साथ काम कर रहे थे। सफर के दौरान चक टेडी से उसकी निजी जिंदगी के बारे में बात करने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद टेडी भरे मन से बताता है कि उसकी पत्नी की कुछ साल पहले एक अपार्टमेंट में लगी आग में मौत हो गई थी। इस हादसे ने टेडी के जीवन पर बेहद ही गहरा असर डाला था। ये सुनते ही चक उसके दर्द को समझकर बात को वहीं खत्म कर देता है। तभी जहाज का कप्तान आकर दोनों को बताता है कि वे लोग शटर आइलैंड पहुंचने वाले हैं। किनारे पर उतरते ही कई हथियारबंद गार्ड्स पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये गार्ड्स ऐसे चौकस थे मानो किसी अनजान खतरे से डरे हुए हों। इसी बीच दोनों मार्शल उनके साथ उस रहस्यमयी हॉस्पिटल की तरफ चलने लगते हैं। ऊंची ऊंची दीवारों के बीच होते हुए कुछ ही पलों में दोनों मार्शल अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद डिप्टी वार्डन सबसे पहले उन्हें यहाँ के सख्त नियम समझाता है। हालांकि उसके बात करने का सख्त लहजा साफ बता रहा था कि डिप्टी गार्ड उनके के यहाँ होने से खुश नहीं था। इसके बाद वह दोनों मार्शल को पूरे अस्पताल का स्ट्रक्चर समझाता है। दरअसल इस वार्ड को 3 भागों में बांटा गया था। वार्ड ए में पुरुष मरीज तो वार्ड बी में महिला मरीज, जबकि वार्ड सी उन मरीजों के लिए था जिन्हें पूरे अस्पताल का सबसे खतरनाक और हिंसक माना जाता था। इतना ही नहीं, गार्ड उन्हें वार्ड सी में बिना अनुमति के जाने को सख्त मना करता है। साफ था यहाँ कुछ तो ऐसा राज था जो इन मार्शल से छुपाया जा रहा था। इसी बीच डिप्टी वार्डन दोनों से अपनी रिवॉल्वर जमा करने के लिए कहता है। टेडी इसका विरोध करता है कि एक यूएस मार्शल के तौर पर हथियार रखना उसके काम का हिस्सा है, लेकिन डिप्टी वार्डन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और आखिरकार मजबूर होकर दोनों को अपने हथियार वहीं जमा करने पड़ते हैं। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही टेडी की नजर बाहर सफाई कर रहे कुछ मरीजों पर पड़ती है। तभी उनमें से एक महिला अचानक उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है। उस महिला की वो अजीब सी मुस्कान और इशारा टेडी को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। साफ था वो उसे बिना कुछ कहे कुछ तो इशारा कर रही थी। कुछ ही पलों बाद दोनों मार्शल अस्पताल के मुख्य डॉक्टर जॉन कॉले से मिलने उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां से इस जांच की असली शुरुआत होने वाली थी। डॉक्टर से मिलते ही टेडी बिना वक्त गंवाए सीधे पूछताछ शुरू कर देता है। पहली नजर में ही डॉक्टर का ऑफिस किसी आम अस्पताल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें साफ बता रही थी कि यहाँ सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं बल्कि इंसानों के साथ कुछ गुप्त रहस्यमयी प्रयोग भी किए जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि जिस महिला की तलाश की जा रही थी उसका नाम रेचल था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और दरिंदगी की हद पार करते हुए अपने ही 3 मासूम बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। उसी भयानक घटना के बाद पिछले 2 सालों से उसे यहाँ रखा गया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पिछली रात वो अपने बंद कमरे से ऐसे गायब हो गई मानो दरार से कोई हवा। इतना सुनते ही टेडी बिना एक पल गंवाए सीधे रेचल के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरा पूरी तरह बंद और सामान्य दिखाई दे रहा था। साफ था किसी इंसान का यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। ऐसे में किसी का यहाँ से गायब हो जाना समझ से परे था। लेकिन टेडी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह कमरे का एक एक कोना ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर फर्श की लकड़ियों के बीच फंसे एक छोटे से कागज की पर्ची पर पड़ती है। वह उसे धीरे से बाहर निकाल कर खोलता है तो उस पर 2 लाइनें लिखी थी, द लॉ ऑफ 4 और हु इज 67। टेडी को तुरंत एहसास हो जाता है कि इसी छोटे से कागज में इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी छिपी है। डॉक्टर तुरंत उस कागज को टेडी से मांगता है, पर टेडी उसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन साफ था कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा जरूर है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। इसके बाद टेडी अस्पताल के पूरे स्टाफ से एक एक करके पूछताछ शुरू करता है। लेकिन जितने सवाल बढ़ रहे थे जवाब उतने ही उलझते जा रहे थे। हर कोई रटा रटाया जवाब दे रहा था। पहली बार टेडी को महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ एक मरीज ही नहीं बल्कि पूरा अस्पताल मिलकर किसी बड़े राज को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी पूछताछ के दौरान टेडी को पता चलता है कि रेचल का इलाज करने वाला मुख्य डॉक्टर शीहान केस शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले ही अचानक छुट्टी लेकर टापू छोड़ चुका है। यह सुनते ही टेडी का माथा ठनक जाता है। वह तुरंत उससे संपर्क करने को कहता है, लेकिन खराब मौसम और तूफान की वजह से बाहर की दुनिया से सारे संपर्क कट चुके थे। अगले दिन टेडी एक
एक करके मरीजों से पूछताछ शुरू करता है। ज्यादातर मरीज बेहद ही अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक महिला मरीज का व्यवहार बाकी सबसे अलग था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से सिखाया गया हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। हालांकि मौका मिलते ही वही महिला चुपके से एक कागज पर कुछ लिखकर टैडी की तरफ बढ़ा देती है। टैडी बिना किसी को शक हुए उस कागज को जेब में रख लेता है, लेकिन अगले ही पल जब वह उस महिला से एंड्रू लेडिस नाम के शख्स के बारे में पूछता है तो उस महिला के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वह बुरी तरह घबरा जाती है और बिना एक शब्द बोले वहां से भाग खड़ी होती है। अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ खत्म होने के बाद टैडी और चक बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही टैडी बिना किसी झिझक के कहता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान उनसे झूठ बोल रहा है, और हैरानी की बात यह थी कि दिमागी रूप से पागल कैदी भी किसी समझदार इंसान की तरह घुमाकर जवाब दे रहे थे। साफ था कि पूरा अस्पताल किसी न किसी सच को दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी चक रुककर उससे वो सवाल पूछता है जो काफी देर से उसके मन में उबल रहा था। आखिर ये एंड्रू लेडिस कौन है जिसके बारे में तुम उस औरत से पूछ रहे थे? कुछ पल की भारी खामोशी के बाद टैडी अपना राज खोलता है। वह बताता है कि एंड्रू लेडिस वही दरिंदा है जिसने उसके घर में आग लगाई थी और उसी हादसे में उसकी पत्नी जलकर मर गई थी। और जब उसे मालूम चला कि उस दरिंदे को इसी जेल में रखा गया है तो उसने जानबूझकर इस केस को चुना था। ऊपर से देखने पर वो एक गायब मरीज को ढूंढ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका असली मकसद उस कातिल एंड्रू लेडिस तक पहुंचना था। अब ये मामला सिर्फ रेचल के गायब होने का नहीं रह गया था, बल्कि इसका संबंध सीधे टैडी की अपनी जिंदगी और बदले से भी था। दोनों बातें करते हुए पास ही बने पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्हें यकीन था कि कब्रिस्तान इस हॉस्पिटल का अनकहा राज खोल सकता है। साफ था टैडी एंड्रू लेडिस की कब्र ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो मर गया होगा तो उसकी कब्र यही दफनाई गई होगी। इसी दौरान चक को अचानक वो महिला याद आती है जिसने पूछताछ के वक्त चुपके से टैडी को कागज दिया था। वह टैडी से पूछता है कि आखिर उस पर क्या लिखा था। टैडी पहले तो बात टालता है, लेकिन चक के जिद करने पर वह अपनी डायरी खोलकर चक को वो पर्ची दिखाता है। उस पूरे कागज पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रन। सिर्फ 3 अक्षरों का यह शब्द, लेकिन इसके पीछे छिपा खौफ दोनों की समझ से बाहर था। आखिर वो महिला उन्हें किससे भागने की चेतावनी दे रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बारिश और तेज हो जाती है और मजबूर होकर दोनों पास बने एक छोटे से शेल्टर में छिप जाते हैं। कुछ ही देर बाद अस्पताल के गार्ड्स उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और वापस अस्पताल चलने के लिए कहते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर टैडी को बताता है कि रेचल सोलांडो मिल चुकी है। टैडी यह सुनते ही हैरान था कि अचानक इन्हें रेचल सोलांडो कहां मिल गई। हालांकि टैडी बिना देर किए उससे पूछताछ करने पहुंच जाता है। टैडी बिना समय गवाए शांति से उससे पूछता है कि तुम इतने दिन कहां थी? तो रेचल बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहती है, मैं तो अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी, फिर बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद मैं बस पानी में तैरती रही। रेचल अपने ही बनाए किसी भ्रम की दुनिया में जी रही थी। उसे लगता था कि यह अस्पताल ही उसका घर है, लेकिन इतने दिनों तक गायब रहने के बाद उसका अचानक मिल जाना अपने आप में एक बड़ा रहस्य था। तभी रेचल धीरे धीरे टैडी की तरफ बढ़ने लगती है। टैडी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन रेचल अचानक उससे बुरी तरह लिपट जाती है। टैडी उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल रेचल पीछे हटती है और रहस्यमयी तरीके से डरी हुई आवाज में चीखती है, आखिर तुम हो कौन? तुम तो मर गए थे, तुम जिंदा कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से दफना दिया था। यह सुनते ही टैडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं। टैडी को बहुत तेजी से सर दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे दवा देकर सुला देते हैं, लेकिन जैसे ही टैडी की आंख लगती है, उसे सपने में एंड्रू लेडिस का डरावना चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसके चेहरे पर गहरा कट का निशान था। अगले ही पल उसके सामने वही खून से लथपथ रेचल खड़ी थी। झील के किनारे उसके 2 बच्चे पानी में डूबे हुए थे, जबकि एक बच्ची की लाश टैडी के अपने हाथों में थी। वह रोते हुए उस बच्ची की लाश को पानी में छोड़ देता है। यह सपना इतना भयानक था कि टैडी घबराकर नींद से उठ बैठता है। होश में आते ही वो डायरी निकालता है और उस पर लिखा शब्द फिर से पढ़ने लगता है। तभी बाहर तूफानी बारिश के बीच कमरे का दरवाजा खुलता है। एक महिला रेनकोट पहनकर अंदर आती है और जैसे ही वो अपना हुड हटाती है, टैडी सन्न रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी मरी हुई पत्नी डोलोरेस थी। वो धीरे से टैडी के पास आकर फुसफुसाती है, टैडी वो यही है, वो जिंदा है, उसे मार दो। तभी चारों तरफ तेज उजाला फैल जाता है और टैडी की आंख खुल जाती है। अगले ही पल टैडी और चक अस्पताल के बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा बेहद डरावना था। रात के तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ चुके थे, दीवारें टूट गई थीं और पूरे अस्पताल की बिजली भी गुल हो चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसी अफरा तफरी के बीच दोनों चुपके से सीधे वार्ड सी की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ सबसे खतरनाक और हिंसक पागलों को रखा जाता था। वार्ड सी के अंधेरे में टैडी की मुलाकात जॉर्ज नॉयस नाम के एक कैदी से होती है।
माचिस की तीली जलाकर टेडी उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उससे कुछ ऐसी बातें कहता है जो टेडी की आत्मा तक को हिलाकर रख देती हैं। भले ही वो एक मानसिक मरीज था, लेकिन उसकी हर बात टेडी के अतीत के जख्मों से जुड़ी हुई थी। जॉर्ज खुलासा करता है कि टापू के लाइट हाउस में मरीजों के दिमाग पर खौफनाक प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ उनकी ब्रेन सर्जरी की जाती है। फिर वो अचानक टेडी की आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हारा साथी कहाँ है? वो पहली बार तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना? ये सुनकर टेडी हैरान रह जाता है। इसके बाद जॉर्ज धीरे धीरे सलाखों के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, उसे जाने दो, उसे आजाद कर दो, नहीं तो तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। साफ था कि वो टेडी की पत्नी की बात कर रहा था, जो उसे बार बार दिखाई देती थी। अब टेडी का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। तभी चक वहाँ पहुँच जाता है और दोनों वार्ड सी से बाहर निकल आते हैं। अब टेडी को पूरा यकीन हो चुका था कि इस अस्पताल में उससे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में टेडी को शक होने लगता है कि चक भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वो गुस्से में चक का गला कसकर पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि आगे वो अकेला ही जाएगा। इतना कहकर टेडी अकेले लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मजबूर होकर वो वापस लौटने लगता है। जैसे ही वो वापस आता है, चक वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जलती हुई सिगरेट पर जाती है। वो तुरंत नीचे खाई की तरफ देखता है, जहाँ तूफानी लहरों के बीच चक का शरीर पत्थरों पर पड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वो शरीर अचानक लहरों के बीच गायब हो जाता है। यह देखकर टेडी बिना एक पल घंवाए चट्टानों के सहारे नीचे उतरने लगता है। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ बिलों से ढेरों चूहे बाहर निकलते दिखाई देते हैं। तभी टेडी की नजर पास ही बनी एक अंधेरी गुफा पर पड़ती है, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। टेडी सावधानी से अंदर जाता है, लेकिन अंदर बैठी महिला को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, असली रेचल सोलांडो थी। साफ था कि जिससे टेडी अस्पताल में मिला था वो असली रेचल थी ही नहीं। बातचीत के दौरान धीरे धीरे टेडी को विश्वास हो गया कि उसके सामने बैठी महिला ही असली रेचल है। बातों ही बातों में पता चलता है कि रेचल कोई मरीज नहीं, बल्कि इसी अस्पताल की हेड नर्स थी। लेकिन जब उसने मरीजों पर किए जा रहे खौफनाक दिमागी प्रयोगों का विरोध किया, तो उसे खत्म करने की कोशिश की गई। अपनी जान बचाने के लिए वो इस गुफा में छिपकर रहने पर मजबूर थी। बातचीत आगे बढ़ती है तो टेडी को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। जिस दवा को वो माइग्रेन की दवा समझकर खा रहा था और चक उसे जो सिगरेट दे रहा था, उन सब में दिमाग पर असर करने वाला नशा मिलाया जा रहा था। रेचल बताती है कि उन दवाइयों का असर 36 से 48 घंटे बाद शुरू होता है। सुबह होते ही रेचल टेडी से वहाँ से चले जाने को कहती है। जाते जाते टेडी उससे पूछता है, मेरा साथी चक भी मेरे साथ था, क्या तुमने उसे देखा है? लेकिन रेचल का जवाब सुनकर टेडी के होश उड़ जाते हैं। रेचल टेडी से सीधा कहती है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। असमंजस की स्थिति में टेडी सीधे अस्पताल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर कॉली पहले से उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, अब जबकि रेचल सोलांडो मिल चुकी है, मुझे लगता है कि तुम जल्द ही यहाँ से वापस जाने वाले हो। इसी बीच डॉक्टर टेडी को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन इस बार टेडी उसे लेने से साफ मना कर देता है। अगले ही पल टेडी अपने साथी चक के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर का जवाब सुनकर वह सन्न रह जाता है। डॉक्टर कहता है, टेडी तुम यहाँ अकेले आए थे, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। टेडी ये सुनकर हैरान रह जाता है। अब टेडी के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर सच कौन बोल रहा है, लेकिन अब टेडी हर हाल में सच्चाई जानना चाहता था। उसे यकीन था कि चक को लाइट हाउस में बंद करके उस पर कोई खतरनाक प्रयोग किया जा रहा है। बिना एक पल गंवाए टेडी लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वो उफनते समुद्र में तैरकर किनारे तक पहुंचता है। वहां खड़े एक गार्ड को धोखे से बेहोश करके उसकी बंदूक छीन लेता है और पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे पूरा यकीन था कि इस दरवाजे के पीछे ही इस पूरे रहस्य का सच छिपा है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर टेडी हैरान रह जाता है। वहाँ कोई टॉर्चर रूम नहीं था। डॉक्टर कॉली आराम से एक कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। टेडी बंदूक तानता है तो डॉक्टर शांत आवाज में कहता है, टेडी तुम्हारी बंदूक खाली है। टेडी तुरंत बंदूक चेक करता है और सचमुच उसमें एक भी गोली नहीं थी। अब डॉक्टर टेडी के सामने एक ऐसा रहस्य बताता है जिसे सुनते ही टेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर टेडी को बताता है कि तुम्हारा इस हॉस्पिटल में 2 साल से इलाज चल रहा है। तुम ही इस हॉस्पिटल के 67वें मरीज हो। तुम्हारा नाम ही एंड्रू लेडिस है और तुमने ही अपनी बीवी को मारा था। लेकिन टेडी घबराते हुए डॉक्टर को बोलता है, तुम मुझे तो पागल बना सकते हो, लेकिन तुम चक के बारे में सरकार से क्या कहोगे? मैं जानता हूँ तुमने चक के साथ क्या किया होगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पार्टनर चक था। पर इस बार वो मार्शल नहीं बल्कि डॉक्टर के कोट में था। वही था डॉक्टर शिहान। शिहान टेडी को उसके अतीत की सारी बातें बताता है, लेकिन टेडी अब भी पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में था। उसे लग रहा था कि वो अपने बचाव में ये सब झूठ बोल रहे हैं और उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति को बिगड़ते देख आखिरकार डॉक्टर टेडी के सामने उसके 3 बच्चों की तस्वीरें रखता है। पहले तो टेडी उन्हें देखने से मना करता है और चीखता है कि उसके कोई बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी छोटी बेटी की तस्वीर पर पड़ती है, उसके दिमाग में दबी पुरानी यादें एक एक करके वापस आने लगती हैं और सामने आता है इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच। दरअसल करीब 2 साल पहले जब टेडी ऑफिस
ऑफिस से घर लौटा तो पूरे घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसे कहीं भी अपने बच्चे और पत्नी दिखाई नहीं दिए। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है, जहाँ उसकी पत्नी डोलोरेस झूले पर चुपचाप बैठी हुई थी। टेडी हैरानी से देखता है कि उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वो घबराकर बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन डोलोरेस की बातें सुनकर टेडी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर झील पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके तीनों बच्चों की लाशें पानी में तैर रही थीं। अपना आपा खो चुका टेडी भागकर पागलों की तरह झील में कूद जाता है और एक एक करके अपने तीनों बच्चों को बाहर निकालता है। टूटे हुए मन से वो उनकी लाशों को जमीन पर लिटा देता है। लेकिन डोलोरेस अब भी ऐसी बातें कर रही थी जैसे बच्चे अभी भी जिंदा हों। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि टेडी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अगले ही पल टेडी अपनी बाहों में दुखी मन से अपने ही हाथों से अपनी पत्नी पर गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे परिवार की लाशें उसके सामने पड़ी थीं। इस दुख ने टेडी को अंदर तक खोखला कर दिया था। जिन पत्नी और बच्चों को वो जान से ज्यादा चाहता था, वो सभी उसके सामने बेजान शरीर के साथ जमीन पर पड़े थे। और यही गिल्ट टेडी को एक मार्शल से पागल बना देता है, जो अपनी ही बनाई काल्पनिक दुनिया में 2 सालों से जी रहा था। और इसी काल्पनिक दुनिया में रेचल कोई और नहीं, उसी की छोटी बेटी थी। एक समझदार और तेज दिमाग यूएस मार्शल को किसी आम जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए उसे इस टापू पर रखा गया था। लेकिन 2 साल से टेडी अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा था, जो कि एक पूरा झूठ था। उसे ठीक करने के लिए ही पूरा स्टाफ उसके इस खेल में शामिल था। टेडी ही उस अस्पताल का 67 मरीज था और एंड्रू लेडिस कोई और नहीं, खुद टेडी था। अगले ही पल जब टेडी की आंख खुलती है तो वो अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। डॉक्टर उससे उसके निजी जीवन से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं। इस बार टेडी हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। अब ऐसा लग रहा था कि टेडी अपने पत्नी की हत्या के गिल्ट से उभरकर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शीहान को भी विश्वास हो गया था कि उनकी 2 साल की मेहनत आखिरकार सफल हो गई है। अगली सुबह टेडी अस्पताल की सीढ़ियों पर बिल्कुल शांत बैठा था। तभी डॉक्टर शीहान उसके पास आता है और पूछता है, अब आगे क्या करना है। लेकिन टेडी का जवाब सुनते ही डॉक्टर शीहान हैरान रह जाता है, क्योंकि टेडी एक बार फिर उसे चक कहकर बुलाता है। डॉक्टर शीहान दूर खड़े डॉक्टर कॉली की तरफ देखता है और हल्के से इशारा कर देता है। ऐसा लग रहा था कि टेडी फिर से अपनी उसी काल्पनिक दुनिया में लौट चुका था। डॉक्टर अब एक ऐसा निर्णय लेने वाले थे जो लेना जरूरी था। अब वो इस बार टेडी पर ब्रेन सर्जरी करके सब कुछ खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी टेडी धीरे से चक यानी डॉक्टर शीहान की तरफ देखता है और कहता है, बताओ चक, क्या बेहतर है एक राक्षस बनकर जीना या एक अच्छा इंसान बनकर मर जाना। ये शब्द सुनते ही डॉक्टर शीहान एकदम खामोश हो जाता है, क्योंकि इस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया था। साफ था कि टेडी को सब कुछ याद था। उसे एहसास हो गया था कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था और वो खुद कौन था। लेकिन शायद वो उस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक बार फिर खुद को टेडी डेनियल्स की दुनिया में खो जाने दिया। हालांकि फिल्म कभी ये साफ नहीं बताती कि टेडी ने ऐसा जानबूझकर किया था या उसकी मानसिक बीमारी सच में वापस आ गई थी। यही सवाल आज भी इस फिल्म की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। इसके बाद अस्पताल के गार्ड टेडी को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं इस रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।